एफएम न्यूज में स्वागत आपका। मैं मनीषा कौशल और बात सबसे पहले कृषि कानूनों की। भले ही तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा हो गई हो, पर किसान अभी आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज लखनऊ में महापंचायत है, जिसमें किसान आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत समेत संयुक्त किसान मोर्चा के अधिकतर पदाधिकारी इस पंचायत में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन उधर किसान इस मामले पर अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लखनऊ के इको गार्डन में महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने की कवायद की गई है। भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक की माने तो महापंचायत में हर मुद्दे पर बात होगी। राकेश टिकैत के अलावा मोर्चा पे अन्य पदाधिकारी भी पंचायत में शामिल होंगे। में महापंचायत रखी गई है। किसानों के हुंकार और ज्यादा से ज्यादा किसानों के यहां आने के लिए उनका आह्वान किया गया है। बयासी तरह के धान की फसल होती है जी। हमको सब पे कानूनी गारंटी चाहिए। तो हमारी ये मांग वहाँ उठनी चाहिए जी। वहाँ ये भी मांग उठनी चाहिए कि बिहार और उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको भी रखा जाए, उनको उसके ऊपर भी बातचीत हो। बाकी पराली के ऊपर और पोल्यूशन के ऊपर और गन्ने के ऊपर और इन चीजों के ऊपर करोड़ों किसान हमारे दिन रात सुबह शाम परेशान हैं, मर रहे हैं, बाढ़ में डूब रहे हैं। उनकी बात कहाँ रखी जा रही है? हमारी मांग तो ये है कि लखनऊ में जो हमारे किसान नेतागण वहाँ बैठे हैं वो सब इन चीजों के बारे में ही सोचे, ना कि सिर्फ अपने बारे में और अपने आसपास के बारे में सोचे। जी, तो मतलब आप चाहते हैं कि जो महापंचायत में जो मांगे रखी जा रही हैं आप उनसे सहमत नहीं है, आप चाहते हैं कि उन मांगों को में कुछ आमूलचूल परिवर्तन किया जाए? बिल्कुल, उसमें पूर्णतः आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। ये क्या बात होगी कि आप धान की दो फसलों के दो वैरायटी के ऊपर गारंटी का कानून मांग रहे हैं और बाकी के लोग क्या करेंगे? हमारी फसल कौन खरीदेगा? जी। अगर धान की इन दो फसलों पे एमएसपी की कानून गारंटी चाहिए तो हमको भी कानूनी गारंटी चाहिए। हमारे यहाँ 82 तरह के धान होते हैं, 16 तरह के गेहूं की फसल होती है और एमएसपी का तो गारंटी है वो सिर्फ दो ही या तीन वेरायटी के ऊपर मिलता है। ये क्या बात हुई? तो बाकी के किसान क्या करेंगे? हमारे यहाँ किसानों की संख्या, हमारे बिहार की आबादी 14 करोड़ है, हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ लगभग 6 करोड़ किसान है, वो कहाँ जाएंगे? वो दिल्ली में आके रिक्शा चलाएंगे या फिर ये टिकैत साहब के यहाँ जाकर उनका बर्तन धोएंगे या उनके पेट्रोल पंप पे तेल भरेंगे? तो विनोद जी, अभी जो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, क्या आप उससे खुश हैं? तीनों कृषि कानूनों को अगर वापस लिया भी जाता और वापस दिया भी जाता या लग भी जाता तो उससे हमारा क्या होता? हमको तो बाजार चाहिए। कम से कम इन तीनों कानूनों से हमको बाजार तो मिल रहा था, प्राइवेट सेक्टर तो आता, प्राइवेट मंडियां तो आती। सरकार तो वैसे भी हमारी फसल खरीदती नहीं है। हमारी सरकारें फसलें हमारा फसल खरीद नहीं पाती है। हमारा तो दाम मिलता ही नहीं है, हम तो कर्ज में ही डूबे रहते हैं। जी बिल्कुल विनोद जी, जब तीनों कृषि कानून आए थे तब एक वर्ग था किसानों का जो कृषि कानूनों के साथ था, क्योंकि कई सारे जैसे गन्ना किसान है उन्हें काफी फायदा हुआ था, उन्हें पैसे भी मिले थे कंपनियों की तरफ से, और एक किसानों का वर्ग था जो इन कृषि कानूनों से नाराज था। तो आपको क्या लगता है कि बीच का कुछ उपाय आना चाहिए? क्योंकि अभी तो फिलहाल जो तीनों कृषि कानून है उनको एक बार फिर से निरस्त कर दिया गया है। हमारे कुछ कंडीशन थे, कुछ शर्तें थी। उन शर्तों के साथ हम तीनों कानूनों के पक्ष में पूरे तरीके से खड़े थे और हमारे संगठन ने सब लोगों ने मिलकर 3 लाख हस्ताक्षर किसानों के करवा के भारत सरकार को सौंपा था 23 दिसंबर किसान दिवस के दिन 2020 में। परंतु इन तीनों कानूनों को उसी तरीके से वापस ले लिया गया। उम्मीद की किरण उसमें सिर्फ एक दिख रही है कि क्रॉप पैटर्न को चेंज करने के लिए और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर और तमाम और विषयों के ऊपर कमेटी गठित होगी और उस पर चर्चा होगी, विस्तार पूर्वक किसानों से बातचीत होगी। इसका हम सम्मान करते हैं। अब तीनों कानून किन कारणों
कारणों से वापस लिए गए उसमें जितनी उड़ूल जुड़ूल हरकतें की गई, पूरे देश को रैंसम पे रखा गया और ये कहा गया कि कुछ राजनीतिक भावनाओं से ओत-प्रोत लोग ही हैं वो किसान नेता हैं और हम लोग किसान नेता नहीं है, ये कहीं से कोई बात नहीं। अगर रेल रोकना और अगर रास्ता रोकना और हाईवे रोकना ही किसानी है और किसानों की बात करनी है, तो अगर वही करना पड़े तो हम लोग भी कर लेंगे। हम लोग भी बिहार में रेल रोक देंगे अगर ऐसा है तो, उसके बाद ही अगर हमारी बात मानी जाएगी तो। लेकिन ये तीनों कानून जो वापस लिए गए हैं इससे हम लोग काफी द्रवित हैं, दुखी हैं। हम लोगों का ये विचार था कि ये तीनों कानून में कुछ शर्तें हम लोगों ने सरकार को दी थी और सरकार उन शर्तों को मान चुकी थी और कानून ये तीन अच्छे से एग्जीक्यूट होते, प्राइवेट सेक्टर उसमें आता, प्राइवेट मंडी आती और उसमें किसानों को हम लोगों को कुछ फायदा ही होता। अभी हम लोगों का कौन सा फायदा हो रहा है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राकेश टिकैत की अध्यक्षता में यहाँ तो महापंचायत हो रही है, लेकिन किसानों का एक वर्ग है जो अभी भी इस बात से नाखुश है कि जिस तरह से तीनों कृषि कानून लाए गए उससे कुछ किसानों को फायदा हुआ, गन्ना किसानों को फायदा हुआ, उन्हें प्राइवेट मंडियां मिल रही थी, लेकिन अब जिस तरह से कृषि कानून वापस हुए हैं उससे वो नाखुश है और बहुत सारी ऐसी धान की फसलें हैं, बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिन पर वो MSP का वायदा चाहते हैं सरकार की तरफ से। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की और उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक चिट्ठी भी लिखी है। इसमें 6 पॉइंट्स में उन्होंने अपनी मांग रखी है। किसानों ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि अपने कानूनों को खत्म करने की घोषणा की थी, लेकिन हमें खुशी है कि आप अपने इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान करेंगे। किसानों ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि उनकी मांग केवल 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की नहीं थी, बल्कि 3 और मांगे थी। चिट्ठी में संयुक्त किसान मोर्चा ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी उन तमाम मांगों पर भी जल्द वादा निभाएगी। 1 साल से आंदोलन कर रहे किसानों की मांग मानते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया गया है, लेकिन अब जो कानून है वो वापस ले लिया गया है और अब 6 पॉइंट्स में किसानों ने अपनी मांग रखी है और प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी भी लिखी है। राष्ट्रीय शिवराज सिंह किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवराज सिंह जी, स्वागत है FM न्यूज में आपका। 6 पॉइंट्स में मांगे रखी गई हैं, क्या कहेंगे आप, कौन कौन सी मांगे हैं? जी, एक तो ये है कि MSP गारंटी कानून बनाया जाए, किसान आयोग का गठन किया जाए जी, जो हमारे शहीद हुए हैं उनको एक परिवार को नौकरी और उनको मुआवजा दिया जाए 50-50 लाख रुपया कम से कम। हालांकि वरुण गांधी जी ने तो 1-1 करोड़ की मांग की है। और जो किसानों पर मुकदमे लगे हैं वो मुकदमे वापस किए जाए। जो अजय टोनी है, अजय मिश्रा है, उसको वो भी 120 बीघा मुलजिम है, उसको भी अपना मंत्रालय उससे हटा करके इस्तीफा लेकर के उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। जी प्रेम कुमार जी, आपने ये सारी मांगे तो रख दी हैं, लेकिन सवाल ये है कि अभी सरकार ने बमुश्किल जो कानून है वो वापस लिए हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार आपकी ये 6 मांगों को भी पूरा करेगी? अरे भाई, जो MSP गारंटी कानून की मांग है इसके लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते थे, जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मनमोहन जी को लेटर लिखा था इन्होंने खुद कि देश में MSP गारंटी कानून होना चाहिए। उससे तो खुद देश के प्रधानमंत्री सहमत है। इसमें से किसी कहें कि वो खुद मांग करते थे तो उनके हाथ की लेटर लिखा हुआ है। मनमोहन जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनको। और जब देश के सारे आयोग है तो किसी प्रधान देश में किसान का आयोग क्यों ना हो? क्या जवाब है किसी के पास कि देश में किसान आयोग नहीं होना चाहिए? हरिजन कल्याण आयोग, वेतन आयोग, रेलवे आयोग, महिला आयोग, सारे आयोग है देश में। जी है जरूर, लेकिन कि सरकार कब तक बनाएगी MSP पे कानून और आपकी जो तमाम मांगे हैं उनको कब तक मानेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि काफी दिनों से कृषि आंदोलन चल रहा है। क्या लगता है कि अभी आप और आंदोलन करेंगे और आपकी मांगों के आगे, आंदोलन के आगे सरकार झुक के इन मांगों को मानेगी? जल्दी मांगेगी, जल्दी। जी प्रेम कुमार जी, आप खुश हैं कृषि कानूनों के वापस होने से, लेकिन एक धड़ा किसानों का वो भी है जो कृषि कानूनों की वापसी से नाखुश है और वो कहता है कि सिर्फ कुछ ही फसलों पर क्यों MSP लागू की जाए, सभी फसलों के लिए फिर MSP को जारी करना चाहिए, गारंटी देनी चाहिए। फिलहाल एक धड़ा जो है किसानों का वो MSP मांग रहा है, एक धड़ा कह रहा है कि सिर्फ धान पर या कुछ
नियम फसलों पर ही क्यों हो, सारी फसलों पर एमएसपी होनी चाहिए। इसके अलावा अब जो किसान हैं वो फिर से आंदोलन कर रहे हैं और 6 मांगे अपनी सरकार के सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि ये 6 मांगे भी उनकी पूरी होनी चाहिए। हालांकि एक लंबे आंदोलन के बाद तीनों कृषि कानूनों को जरूर मान लिया गया है। और अब बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जो आज से 4 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। ऐसा माना जा रहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक पहले ममता बनर्जी का एक कदम बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत करने का प्रयास है। ममता इस दौरान कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के पीछे हटने के बाद किसानों के एमएसपी गारंटी का दबाव बनाने के मामले में विपक्षी दलों से चर्चा कर सकती हैं। इसके अलावा वो राज्य की बकाया वित्तीय राशि जारी करने, कोविड वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकती हैं। पिछले 4 महीने में ममता बनर्जी का ये दूसरा दिल्ली दौरा होगा। प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार जी, स्वागत है आपका। प्रेम कुमार जी, ममता बनर्जी एक बार फिर से दिल्ली का दौरा करने वाली हैं और उनकी तमाम मांगे हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर अपनी मांगे रखने वाली हैं। निश्चित रूप से ममता बनर्जी जी आज शाम दिल्ली पहुंच रही हैं और पश्चिम बंगाल में जिस तरह के चुनाव का संघर्ष देखने को मिला था जी, उसके बाद ये उनका दूसरा दौरा है। एक बार प्रधानमंत्री जी से मिल चुकी हैं और दूसरी बार भी उन्होंने समय लिए मांगा है प्रधानमंत्री जी। हालांकि अभी समय अब तक मिला नहीं है, लेकिन इस बीच ये 4 दिन का दौरा है और 4 दिन के दौरे में उनकी मुलाकात सोनिया गांधी जी से भी होने वाली है। तो उनके इस दौरे को इसी रूप में देखा जा रहा है कि जो देश में 2024 के लिए विपक्ष में यूनिटी होनी चाहिए, तो इस यूनिटी का सूत्रधार कौन हो, तो ममता बनर्जी को सूत्रधार के रूप में लोग देख रहे हैं कि ममता बनर्जी में वो तमाम क्षमताएं हैं जो विपक्ष को एकजुट कर सकती हैं। ममता बनर्जी जमीन से पैदा हुई, पली बढ़ी, आगे राजनीति करती हुई बढ़ी हुई नेता हैं और अनुभव के मामले में भी आज के जितने बड़े नेता हैं उनके समकक्ष हैं। नरेंद्र मोदी जी के भी समकक्ष हैं। सोनिया गांधी जी के साथ काम कर चुकी हैं, चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो, सबके साथ ममता बनर्जी रह चुकी है। उत्तर हो या दक्षिण हो, तमाम नेताओं के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध है। और इस दौरे का महत्व इसलिए भी है कि इसके बाद ममता बनर्जी महाराष्ट्र भी जाने वाली हैं। 1-2 महीने के भीतर ही उनका अगला कार्यक्रम महाराष्ट्र में होगा। तो दक्षिण भारतीय नेताओं को भी एकजुट करने में वो अपनी भूमिका निभाएंगी। और फिलहाल उत्तर में यहाँ दिल्ली जो है सेंटर बना हुआ है, यहाँ 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में साझा रणनीति को लेकर के भी या फिर कैसी किस तरीके से एक साझा विकल्प खड़ा किया जाए, इसकी शुरुआत करने के लिए सूत्रधार के रूप में ममता बनर्जी। लेकिन प्रेम कुमार जी, ममता बनर्जी के जो खास मुद्दे हैं वो ये है कि वो किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बातचीत करना चाहती हैं। इसके अलावा बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर भी वो बातचीत करना चाहती हैं, क्योंकि वहां जिस तरह से बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र मिला है उससे टीएमसी काफी ज्यादा नाराज है और अपनी आवाज जो है वो लगातार इस मुद्दे पर बुलंद कर रही है। ये बीएसएफ का मामला तो है महत्वपूर्ण, कई राज्यों से जुड़ा हुआ है, पंजाब से भी जुड़ा है, गुजरात से भी जुड़ा है, दूसरे राज्यों से भी जुड़ा है, पश्चिम बंगाल से भी, खास करके चूंकि ये बॉर्डर वाले कंट्री हैं, स्टेट हैं, जो कि जैसे बांग्लादेश से सीमा मिलती है पश्चिम बंगाल की, तो सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ को जो अधिकार दिए गए हैं, ये संघीय ढांचे का पर एक सवाल खड़ा करता है कि राज्यों से पूछे बगैर ऐसा किया गया है। तो इस पर ममता बनर्जी को सख्त आपत्ति है, कई और मुख्यमंत्रियों को भी आपत्ति है। तो ये एक बड़ा सवाल बना है और उस पर वो चर्चा जरूर करेंगी। और जहाँ तक किसानों की बात है, तो किसानों की बातों को लेकर विपक्ष का हर नेता प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहता है, लेकिन अब तक बात हुई नहीं है किन्हीं की, और न प्रधानमंत्री जी ने किन्हीं से इस विषय पर मशवरा लिया है या मशवरा लेना चाहा है। फिर भी जब ममता बनर्जी की मुलाकात होगी तो यह उम्मीद जरूर की जाएगी कि ममता बनर्जी उन मुद्दों को वो प्रधानमंत्री जी के साथ उठाए जिन मुद्दों को लेकर के
जनता से सीधा संबंध रहा है। संघीय फेडरल स्ट्रक्चर वाला जो सवाल है बहुत बड़ा सवाल है। इस पर ममता बनर्जी ने आपको याद होगा जब सीबीआई या ईडी को जब भेजा जाता है तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश से आवाज उठी थी, उन्होंने सीबीआई को अपने यहाँ रोका था, फिर पश्चिम बंगाल ने भी रोका था, वो भी फेडरल स्ट्रक्चर पर सवाल उठने वाली बात रही है। तो निश्चित रूप से बीएसएफ के मामले में भी ये सवाल बहुत मजबूत है। प्रेम कुमार जी, किसानों के मुद्दे पर जब से कृषि कानून वापस लिए हैं विपक्षी दल बढ़ चढ़कर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी भी ऐसे में पहुंच रही हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश वो मीडिया के सामने भी जाहिर करती हुई नजर आएंगी कि जो कृषि कानून वापस हुए हैं उसमें विपक्ष का भी एक बड़ा हाथ रहा। देखिए, कृषि कानून वापस हुए हैं, इसमें सबसे बड़ा हाथ तो किसान आंदोलन का है। राजनीतिक दलों ने उनको समर्थन दिया है, तो एक जो प्रेशर जो है वो प्रेशर का दायरा बड़ा फैला और उसमें ममता बनर्जी को इस रूप में क्रेडिट जाएगा कि वो पश्चिम बंगाल में उन्होंने बीजेपी को पराजित किया, किसानों ने उनका समर्थन किया था, किसान यहाँ से गए थे उनका समर्थन करने। फिर भी जो प्रैक्टिकल बात यह है कि किसानों का संघर्ष उत्तर भारत में और खासकर कुछ राज्यों तक ही सिमटा रहा है, लेकिन समर्थन इसे देश भर के किसानों से भी मिला है। इसलिए यह नहीं कह सकते कि देश भर के किसान तटस्थ हैं, क्योंकि जब आंदोलन चल रहा था तो ऐसा नहीं हुआ कि आंदोलन के खिलाफ कोई देशव्यापी आंदोलन हुआ हो, या आज कृषि कानून वापस लिए गए हैं तो ऐसा भी नहीं है कि देश भर में उसके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा हो। तो इसका मतलब है कि आंदोलन के साथ देश के किसान और या देश की जनता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन रहा है, भले सक्रिय समर्थन नहीं रहा है। तो इस लिहाज से भी देखें तो ममता बनर्जी उस आवाज का क्रेडिट लेने का निश्चित रूप से कोशिश करेंगी कि किसान आंदोलन को जो सफलता मिली है उसमें उनकी ओर से भी एक योगदान रहा। प्रेम कुमार जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ममता बनर्जी अपने 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच रही हैं और इन तमाम मुद्दों पर वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी करेंगी, बात भी करेंगी। बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आते हैं। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बॉम्बे हाई कोर्ट एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीन वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की याचिका पर आज आदेश पारित करेगी। याचिका में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग के साथ ही कहा गया है कि मंत्री को एनसीबी के अधिकारी और उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक सामग्री डालने से रोका जाए। जस्टिस
माधव जामदार की सिंगल बेंच ने 18 नवंबर को मलिक और ज्ञानदेव वानखेड़े के सौंपे गए अतिरिक्त दस्तावेजों का संज्ञान लिया, जो एनसीबी के अधिकारी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर चल रहे विवाद से संबंधित है। अदालत ने स्कूल नामांकन फॉर्म और स्कूल परित्याग प्रमाण पत्र का भी संज्ञान लिया है, जिसे मलिक ने सौंपा है। मलिक ने दावा किया है कि समीर वानखेड़े का है और वो जन्म से मुस्लिम है। ज्ञानदेव वानखेड़े में इसके जवाब में दस्तावेज पेश किए, जिसमें उनके बेटे के जन्म का प्रमाण पत्र और उनकी जाति का प्रमाण पत्र शामिल है, जिसमें कथित रूप से दिखाया गया है कि वास्तव में वो अनुसूचित जाति के हैं। और वहीं पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप पर हमले की खबर सामने आई है। आर्मी कैंप के गेट पर ग्रेनेड से हमला किया गया है। कैंप के त्रिवेणी द्वार गेट पर बाइक सवारों ने ग्रेनेड फेंका था, जिसके बाद पठानकोट के सभी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच कर हमलावरों की पहचान की जा रही है। इस बारे में पठानकोट के एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने बताया कि पहली बार देखने पर लगता है कि यहां ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। साथ ही आगे की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल गुजरी, उसी समय ब्लास्ट हुआ। और दिल्ली एनसीआर में लगातार पारा गिरता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। ऐसे में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार की ओर से कई कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन प्रदूषण की स्थिति लगभग वैसी ही बनी हुई है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 352 पर है। सफर इंडिया के मुताबिक ये बहुत खराब की श्रेणी में आता है। प्रदूषण के मौजूदा हालात को काबू में करने के मकसद से दिल्ली में लगाई गई कई पाबंदियां खत्म हो रही हैं। दिल्ली सरकार की हाई लेवल मीटिंग हो रही है। और वहीं दक्षिण भारत में बारिश का कहर लगातार जारी है। कर्नाटक में भी भारी बारिश के कारण जानमाल को गंभीर नुकसान हुआ है। राज्य में अब तक कुल 24 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 650 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। इसके अलावा 5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल खराब हो गई है। कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से कुल 24 लोगों की मौत हो चुकी है, तो कई लोगों के लापता होने की संभावना जताई जा रही है। और वहीं अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां क्रिसमस परेड के दौरान बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 20 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में कई बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परेड के दौरान एक तेज रफ्तार लाल रंग की कार घुसी और भीड़ को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। पुलिस जवानों ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है और ड्राइवर से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और वहीं अमेरिका के सैन डिएगो में कार्ल्सबैग हाईवे से गुजर रहे एक ट्रक का बैक डोर अचानक से खुल गया और उसमें डॉलर से भरे कई सारे बैग हवा में तेजी से उड़ गए। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि सड़क पर नोटों की बारिश हो रही है। इस दौरान सड़क से गुजर रहे लोगों ने अपनी कारें खड़ी की और डॉलर लूटने लगे। जो जहां था वहीं रुक गया और नोट इकट्ठा करने लगा। इस दौरान ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति भी बन गई। फिलहाल पुलिस ने सभी को नकदी विस्टा कार्यालय में जमा कराने के लिए कहा है। पैसे वापस ना करने पर आपराधिक आरोपों का सामना करने की बात भी कही गई है। 2 लोगों को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अगर सरकारी संपत्ति की चोरी की तो 10 साल की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।